नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग पाठ्यक्रम 4 पर हैं, जिसका कि शीर्षक है क्रय विक्रय तथा वितरण। तो हम लोग जो भी पाठ जो हम पढ़ रहे हैं वो है पाठ 14, जिसका कि शीर्षक है फुटकर व्यापार। तो इसका पहला जो भाग था वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम इसके दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से फिर मेरा आप लोगों से वही पुराना अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को अपने ऐसे मित्रों, ऐसे परिचितों के साथ शेयर करें जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हों। प्रारंभ करने से पहले फिर हम एक बार इसका पुनर्कथन कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, या रिकैप कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जाना था कि फुटकर व्यापार का अर्थ क्या होता है, फुटकर विक्रेता के प्रकार क्या क्या होते हैं। जो दो प्रकार होते हैं, एक लघु स्तरीय और एक वृहद स्तरीय, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। तो लघु स्तरीय फुटकर व्यापार हमने पढ़ा था, उसके प्रकार पढ़े थे। बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार का अर्थ और विशेषताएं जानी थी। विभागीय भंडार की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे विभागीय भंडार के लाभ के साथ। तो विभागीय भंडार के लाभ क्या होते हैं? सबसे बड़ा लाभ विभागीय भंडार का होता है खरीदारी में सुविधा। ये जो आदमी हैं उनको एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि वो कई जगहों पर घूमने की जगह एक ही जगह पर आकर सारी खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, उत्पादों का वृहद चुनाव करने की छूट होती है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप कोई भी किसी भी गुणवत्ता का, आप चाहें तो गुणवत्ता के आधार से उसका चुनाव करें चीज़ों का, या फिर चाहें तो उसके मूल्य के हिसाब से उसका चुनाव करें। आप स्वतंत्र हैं, आपके पास बहुत सारी चॉइस है, ठीक है ना। चॉइस बहुत मिल जाती है सिलेक्शन के लिए। अगला है बड़ी मात्रा में क्रय विक्रय से लाभ होता है। तो बड़ी मात्रा में जब क्रय जो 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 विभागीय भंडार होते हैं वो बड़ी मात्रा में निर्माताओं से सामान खरीदते हैं, और उसमें बीच में वो थोक विक्रेता नहीं शामिल होते हैं, इसलिए उनको निर्माताओं से छूट का लाभ भी मिलता है, और बड़ी संख्या में सामान की बिक्री होने से भी उनको जो लागत है वो कम पड़ती है। अगला है पारस्परिक विज्ञापन। तो ऐसा है, अभी मैंने बताया था आपको कि जो विभागीय भंडार होते हैं उसमें कई सारे विभागों में बटा होता है। जो पूरा जो जितना भी जगह है वो कई सारे विभागों में बटी होती है, ठीक है। जो बड़ी जगह है वो कई सारे विभागों में उसको बांट देते हैं। तो क्या होता है, अगर आदमी एक विभाग में, जैसे मान लीजिए वो खाने पीने का सामान खरीदने आया और उसको कुछ अच्छी किताबें सामने रखी हुई दिख गई, ठीक है ना, तो वो उन किताबों को भी खरीद सकता है, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, पारस्परिक विज्ञापन हुआ। मतलब जो अंतर विभागीय जो विज्ञापन है वो इसमें होता है। जैसे आदमी अगर खाने के लिए खरीदने आता है तो वो दूसरी चीजें भी खरीद लेता है उसके साथ साथ, जो कि उसने प्लान नहीं बनाया होता है। तो ये सब पारस्परिक विज्ञापन से होता है। ऐसे ही अगला जो उसकी जो लाभ है वो है कुशल प्रबंधन। इसमें जो मैनेजर्स रखे जाते हैं, जो लोग होते हैं स्टाफ के, वो बहुत कुशल होते हैं, मतलब बहुत पारंगत होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपना काम को करते हैं, बहुत परफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो विभागीय भंडार को लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है ना। और उससे ये भी फायदा होता है कि वो ग्राहकों की अच्छी तरीके से सेवा कर पाते हैं। अगला है विभागीय भंडार की सीमाएं। इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं विभागीय भंडारों की, डिपार्टमेंटल स्टोर्स की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? सबसे पहली लिमिटेशन है भारी निवेश, मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट। आपको बहुत बड़ा पैसा विभागीय भंडार खोलने में लगाना पड़ता है। जो प्रारंभिक निवेश है वो बहुत बड़ा है। अगला है आवासीय क्षेत्रों से दूरी। कई बार ऐसा होता है कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो आबादी, जो घनी आबादी है उनके क्षेत्रों से थोड़ी दूरी पर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये एक उसकी लिमिटेशन होती है। ऐसे ही उसमें जो परिचालन का व्यय है वो बहुत ज़्यादा आता है। ये बहुत प्राइम प्रॉपर्टी, बहुत प्राइम जगह पर इसकी लोकेशन होती है, तो उसकी वजह से इसका किराया बहुत किराया पड़ता है। इसी प्रकार से आपको बताया कि इसमें जो प्रबंधन है वो कुशल होता है, और कुशल प्रबंधन है तो आपको मेहनताना भी ज़्यादा देना पड़ता है, लोग ज़्यादा रखने पड़ते हैं। तो वो भी, उसकी वजह से भी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो परिचालन व्यय है वो ज़्यादा आता है। इसी प्रकार से जो जब ये परिचालन व्यय ज़्यादा आएगा तो ये जो अपनी जो कीमत होगी वस्तुओं की और उनकी गुणवत्ता के हिसाब से भी यहाँ पर जो वस्तुएं होती हैं वो थोड़े उच्च मूल्य पर बिकती हैं, ठीक है ना। उनकी बिक्री थोड़े उच्च मूल्य पर होती है। अगला है व्यक्तिगत ध्यान में कमी। कई बार ऐसा होता है
क्योंकि इसमें रखे तो कर्मचारी जाते हैं सारे के सारे, कोई ऐसा तो है नहीं कि मालिक आके बैठ रहा है। मालिक सीधे ग्राहकों के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ पाता है। जो छोटे स्टोर्स होते हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ मालिक सीधे सीधे जो ग्राहक हैं होते हैं उनके संपर्क में आते हैं, उनकी फीडबैक लेता है, उनसे अपने रिलेशन संबंध बनाता है, ठीक है ना, और इस प्रकार से दुकानदारी करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे मालिक अगर होगा भी तो वो एक काउंटर पे बैठा होगा, जहाँ पे वो सबसे गल्ले पे बैठा होगा, जहाँ वो सबसे पैसा इकट्ठा करेगा। तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वो कर्मचारियों का होता है ग्राहकों से। तो कई बार ऐसा होता है जो कर्मचारी होते हैं वो कई बार इररिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, तो वो उनको व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना, और जो मालिक है उसका तो व्यक्तिगत ध्यान जाता ही नहीं, ठीक है। तो व्यक्तिगत ध्यान में यहाँ पर कई बार कमी महसूस होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया विभागीय भंडार। अब हम पढ़ते हैं सुपर बाजार के बारे में। तो सुपर बाजार क्या है? सुपर बाजार एक अन्य प्रकार का बड़े पैमाने का फुटकर व्यापार का संगठन है, जहां से हम अपने घरेलू उपयोग की सभी वस्तुएं हफ्ते भर, महीने भर, इनके लिए, इन पीरियड के लिए एक साथ ही खरीदते हैं। तो ये एक सुपर बाजार का मैंने चित्र दिखाया है आपको। ये बेसिकली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के ही द्वारा चलाया जाता है। ये कोऑपरेटिव मतलब सहकारी समितियां इसको चलाती हैं, जो सुपर बाजार होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुपर बाजार ब्रांड था, सुपर बाजार कोऑपरेटिव स्टोर्स थे, वो अब बंद हो चुके हैं। वो 2008 या 9 में लिक्विडेशन उनका हो गया था। वो काफी घाटे में चले गए थे, तो उनको सरकार ने बंद कर दिया था, ठीक है ना। तो अब इस समय जो वर्तमान में एक अपना बाजार नाम से जो मेरे को मिला, वो एक महाराष्ट्र में एक सुपर बाजार टाइप का ही चलता है, जो कि वो भी एक कोऑपरेटिव बाजार होता है, जो अपना बाजार है, ठीक है। तो सुपर बाजार क्या होता है? उपभोक्ताओं का बड़े पैमाने का सहकारी भंडार है, ठीक है। जैसे अपना बाजार है, ये भी क्या है? सहकारी भंडार। बड़ी संख्या में विविध प्रकार का सामान जैसे खाद्य सामग्री, सब्जियां, फल, किराना, ये सब एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसका निर्माण दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को अपने सदस्यों और जनता को उचित मूल्य पर विक्रय के लिए किया जाता है। सदस्यों से मतलब आप समझ गए होंगे। सहकारी समिति क्या होती है? सहकारी समिति कई सारे लोगों को इकट्ठा करके, मिलकर, साथ में चलने के लिए, साथ में कोई काम करने के लिए बनाई जाती है, जो सहकारी समितियां होती हैं। तो इनका उद्देश्य जो होता है सहकारी समितियों का, वो होता है अपने सदस्यों की मदद करना, सदस्यों की सेवा करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो सुपर बाजार होते हैं वो ना केवल अपने जो सहकारी समिति है उनके सदस्यों की सेवा करते हैं, उनको वस्तुएं बेचते हैं दैनिक उपयोग की, बल्कि साथ साथ जनता को भी उचित मूल्य पर विक्रय करते हैं दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को। तो सुपर बाजार की जो वितरण प्रक्रिया है उसमें बिचौलिए, जो कि थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता या मध्यस्थ जो दूसरे होते हैं, एजेंट वगैरह, उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार हो जाता है। वो कहीं शामिल ही नहीं होते हैं पूरी प्रक्रिया में। तो क्या होता है, बहुत सही रेट पर इनको माल, जो निर्माता हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे ये माल उठा लेते हैं सही कीमत पर, ठीक है, क्योंकि बीच के बिचौलिए निकल गए। तो इसकी विशेषताएं क्या होती है? ये स्टोर सहकारी समिति के रूप में बने होते हैं। जिस प्रकार से सहकारी समिति काम करती है, तो जो इसका प्रबंधन होता है वो सहकारी समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ये केंद्र स्थान में स्थित होते हैं। कुछ सुपर बाजार की मोबाइल वैन भी चलती है, ठीक है ना। और कई बार जो ये सुपर बाजार होते हैं ये आवासीय बस्तियों में भी होते हैं, ठीक है ना। और वो जो मोबाइल वैन होती है वो भी आवासीय वस्तुओं में बिक्री के लिए भेजी जाती हैं। इसमें अच्छी गुणवत्ता, इनकी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का सामान बेचते हैं। ये स्टोर प्राय स्वयं सेवा के आधार पर चलाए जाते हैं। स्वयं सेवा का मतलब है कि आप जो स्टोर है उसमें आप जाइए, अपना सामान कलेक्ट कीजिए, उठाइए जो जो सामान आपको पसंद है, जाइए, अपना बिल कटवाइए और सामान लेके घर चले जाइए। तो ये स्वयं सेवा है। इसमें आपको जो एजेंट, जो जैसे सेल्समैन है, ऐसे लोग कम मिलेंगे, बहुत कम होते हैं, ठीक है। सुपर बाजार में सामान केवल नकद बेचा जाता है। तो अधिकतर जो फुटकर है व्यापार, उसमें नकद ही सामान बेचा जाता है। ग्राहक को बहुत कम होता है कि उधार देते हैं लोग। इन स्टोरों का प्रबंधन सहकारी समितियों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये मैंने बताया था आपको। सुपर बाजार निर्माताओं या सरकारी एजेंसियों से सीधे सामान खरीदते हैं। तो ये सीधे सामान खरीदते हैं और सदस्यों और सामान्य जनता को उचित दामों में थोड़े से लाभ के साथ बेचा जाता है। और जो ये लाभ होता है इनको, तो वो सारा का सारा सहकारी समिति में जमा होता है। जो सहकारी सदस्य समिति के सदस्य होते हैं उनको ये लाभ लाभांश के रूप में वितरित कर दिया जाए, ठीक है ना। सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा सुपर बाजार में पूंजी लगाई जाती है, और जो पूंजी लगाते हैं, जिस अनुपात में वो पूंजी लगाते हैं, उसी अनुपात में उनके बीच लाभ का बंटवारा होता है। अब है सुपर बाजार के
लाभ, सबसे बड़ा लाभ है सामान की विविधता। यहाँ बहुत सारे प्रकार का सामान मिल जाता है एक ही छत के नीचे। अगला है गुणवत्ता वाली वस्तुएं। यहाँ पर जो वस्तुएं बेची जाती हैं वो बहुत हाई क्वालिटी की होती हैं, उनकी गुणवत्ता काफी अच्छी होती है। अगला है कम दाम। यहाँ दाम बहुत कम होता है क्योंकि ये बहुत वाजिब दामों में जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो निर्माता हैं, उनसे सामान खरीदते हैं और उसी हिसाब से नीचे बेचते हैं। इसकी जो संचालन लागत होती है बहुत कम होती है, निम्न संचालन लागत है। ऐसे ही सदस्यों को जो लाभ है उसका बंटवारा उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के हिसाब से लाभांश के रूप में कर दिया जाता है। जो लाभ होता है सुपर बाजार को, वो सारा का सारा सहकारी समिति के सदस्यों को बांट दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर चयन की स्वतंत्रता होती है। चयन की स्वतंत्रता से मतलब है कि कई सारे आपको ऑप्शंस रहते हैं, आप जो चाहें वो सामान इसमें से ले सकते हैं अपनी पसंद का किसी भी प्रकार से। मतलब आपको कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, अलग अलग ब्रांड के होते हैं, अलग अलग कीमत के होते हैं, तो आप अपनी पसंद का सामान ले सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। कई सारे आपको ब्रांड मिल रहे हैं तो आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा आपको लेना है। अगर आप अपने पास की दुकान पर जाएंगे तो हो सकता है आपको एक ही ब्रांड का सामान मिले। अगला है सरकारी नियंत्रण। लेकिन इसमें एक चीज है कि ये सरकारी नियंत्रण में रहते हैं तो इसको जो उसके अधिकतर जो काम है वो सरकारी नियंत्रित रहते हैं, और इवन इसमें जो प्राइसेस होते हैं, जो मूल्य होते हैं वस्तुओं के, वो भी सरकार द्वारा कई बार निर्धारित किए जाते हैं। अगला है सुपर बाजार की सीमाएं। सबसे बड़ी जो सीमा है वो यही है, भारी निवेश, क्योंकि बहुत बड़ा काम है तो बहुत भारी पूंजी की इसमें आवश्यकता होती है। ऐसे ही कुशल प्रबंधन की कमी इसका एक बहुत बड़ी कमी है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट नहीं होता है क्योंकि ये बेसिकली सेवा के लिए बनती है। ये कोई इस सहकारी समितियों का जो उद्देश्य है वो लाभ कमाने का तो होता ही नहीं है। तो लाभ क्योंकि नहीं कमाती हैं बहुत बड़ी मात्रा में, तो बहुत अच्छे क्वालिफाइड जो मैन पावर है वो ये नहीं हायर कर पाते, नहीं रख पाते बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोगों को। इसलिए इनके यहाँ प्रबंधन जो है वो ज़्यादा कुशल नहीं होता है। इसका एक कारण है अपर्याप्त कोष। इनके पास जो पैसा है बहुत सीमित मात्रा में होता है, इसके कारण विशेषज्ञ प्रबंधकों से सुपर बाजार वंचित रह जाते हैं, इनको विशेषज्ञ प्रबंधक नहीं मिल पाते हैं। अगला है उधार की सुविधा नहीं होती है। यहाँ पे जो ग्राहकों को माल नकद बेचा जाता है, अतः यहाँ उधार की सुविधा यहाँ पर नहीं होती है। अब हम पढ़ते हैं विभागीय भंडार और सुपर बाजार में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर है स्वामित्व के हिसाब से। तो जो विभागीय भंडार होते हैं उनके स्वामी कौन होते हैं? उनके स्वामी निजी या व्यक्तिगत लोग होते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी मतलब ये प्राइवेट ओनरशिप इनकी होती है, बल्कि जो सुपर बाजार का जो ओनरशिप है वो सहकारी समितियों के नियंत्रण में होती है। उसकी ओनर जो होती है वो सहकारी समिति होती है। अगला है सुविधाएं। तो विभागीय भंडारों में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे शौचालय, जलपान गृह, टेलीफोन, ये सारी सुविधाएं ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती हैं। बल्कि सुपर बाजार में इस प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, केवल आप सामान लीजिए और घर को जाइए। सामान्य का मूल्य, सामान्यतः वस्तुओं के मूल्य जो यहाँ विभागीय भंडार में होते हैं वो बाजार से अधिक होते हैं, जबकि विभागीय स्टोरों की तुलना में वस्तुओं के मूल्य सुपर बाजार में कम होते हैं। उधार की सुविधा, कभी कभी सामान को उधार भी बेचा जा सकता है विभागीय भंडार में, लेकिन सुपर बाजार में केवल और केवल नकद में ही सामान बेचा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अंतर थे, ये हो सकता है एग्जाम में आपके आए। अगला है बहुसंख्यक दुकानें। तो बहुसंख्यक दुकानों का मतलब है कई सारी एक जैसी दुकानें, ठीक है ना, जो कि बहुत सारी संख्या में हैं। तो ऐसी आपने कई सारी दुकानें अपने आसपास आपने देखी होंगी जो कि एक ब्रांड या एक किसी नाम के द्वारा या किसी कंपनी द्वारा चलाई जाती हैं। जैसे बड़े जो निर्माता हैं वो ग्राहकों के आसपास दुकानें स्थापित करते हैं और स्वयं ग्राहकों तक पहुंचते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ऐसा भी होता है कई बार कि जो उत्पादक है वो सीधे ग्राहक तक पहुंच जाता है, बिचौलियों को बीच में से निकाल देता है। ठीक है, ये भी एक माध्यम है वितरण का, ठीक है ना, जिसको कि प्रत्यक्ष माध्यम कहा जाता है। ठीक है ना, ये डायरेक्ट जो है डायरेक्ट चैनल है, इसमें सीधे सीधे जो निर्माता है वो ग्राहकों के आसपास दुकानें स्थापित करते हैं और अपना जो माल है वो ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है बाटा की दुकानें। तो बाटा की अपनी जो कंपनी की दुकानें, बहुत सारी दुकानें कंपनी की हैं बाटा की, तो यहाँ पर बाटा अपने जूते, पर्स, चप्पलें, ये सारी चीजें बेचता है। जैसे बाटा की दुकान, HMT घड़ी की दुकान, मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट, ये सब बहुसंख्यक दुकानें हैं। ठीक है,
ये अपनी सभी दुकानों पर एक सा सामान एक से ही मूल्यों पर बेचते हैं। इनकी हर दुकान पर जो आपको रेट मिलेगा वो एक जैसा मिलेगा। ये दुकानें बड़े-बड़े निर्माताओं और उत्पादों द्वारा संचालित होती हैं। बड़े निर्माताओं और उत्पादक जो हैं उनके द्वारा ये दुकानें चलाई जाती हैं। ये एक शहर में या भिन्न-भिन्न शहरों में अपनी कई शाखाएं खोलती हैं। अतः इनको श्रृंखलाबद्ध दुकानें भी कहा जाता है, मतलब इनको रिटेल चेन भी बोलते हैं। ठीक है ना, रिटेल स्टोर की चेन चला रखी है, चेन मतलब श्रृंखला। ठीक है ना, श्रृंखलाबद्ध दुकानें भी इनको कहा जाता है। तो बहुसंख्यक दुकानों की विशेषता क्या होती है? एक ही प्रबंधन व एक ही स्वामित्व की ये दुकानें ग्राहकों के आसपास खोली जाती हैं। सभी दुकानों की सजावट एक जैसी ही होती है, मतलब एक जैसी आपको दिखाई देंगी। बाहर से आप देखेंगे जैसे बाटा का शोरूम है, अधिकतर जो शोरूम होंगे वो आपको एक जैसी ही सजावट में मिलेंगे, जिससे ग्राहक भ्रमित ना हो और दुकानों को सरलता से पहचान ले। बहुसंख्यक दुकानें एक ही प्रकार के सामान रखती हैं और अधिकतर दैनिक प्रयोग की वस्तुएं ही रखती हैं, जैसे जूते, कपड़े, घड़ियां, ऑटोमोबाइल। ठीक है ना, कपड़ों के भी आपने बहुत से ब्रांड जैसे पीटर इंग्लैंड, वैन ह्यूसेन, ठीक है ना, ऐसे कई सारे आपको ब्रांड के शोरूम्स मिल जाएंगे जगह जगह। ठीक है, तो और क्या विशेषताएं हैं? एक प्रकार के सामान का मूल्य सभी दुकानों में एक सा ही होता है, ये पढ़ चुके हैं। सभी बहुसंख्यक दुकानों का प्रबंधन व नियंत्रण मुख्य कार्यालय से ही होता है, मतलब इनका जो हेड ऑफिस है वहां से ही इन दुकानों का नियंत्रण और प्रबंधन किया जाता है। बहुसंख्यक दुकानें सामान नकद पर ही बेचती हैं, बिल्कुल जैसे जो बाकी जो फुटकर व्यापार होता है ये भी नकद पर ही सामान बेचती हैं। सामान किसी एक मुख्य स्थान पर खरीदा या बनाया जाता है, मतलब कोई एक बड़ी फैक्ट्री में इसको बनाते हैं सामान को, फिर उसको जगह जगह हर शहर में जो उनकी दुकानें हैं, जो उनकी चेन, जो शॉप्स हैं, जो रिटेल चेन है, वहां पर इनको भेज दिया जाता है और वहां उन दुकानों के माध्यम से इसकी बिक्री की जाती है। ठीक है, अब बहुसंख्यक दुकानों के लाभ क्या क्या होते हैं? सबसे बड़ी जो लाभ है वो है सरल पहचान। इसको आदमी आसानी से पहचान लेता है क्योंकि वो कई बार इन दुकानों को देख चुका होता है। ये सारी दुकानें एक जैसी होती हैं तो आसानी से पहचान में आ जाती हैं। दलालों और बिचौलियों की समाप्ति, क्योंकि मैंने बताया इसमें वितरण का माध्यम कैसा हो जाता है? प्रत्यक्ष माध्यम हो जाता है। उत्पादक से उत्पाद सीधे उपभोक्ता तक पहुंच जाता है, तो इसमें दलाल और बिचौलियों की समाप्ति हो जाती है। बड़े पैमाने के लाभ होते हैं, क्यों? क्योंकि दलाल और बिचौलिए खत्म हो गए तो लागत कम हो गई, लागत कम हो गई तो लाभ बढ़ गया, जो उत्पादक है उसका लाभ बढ़ जाता है। निम्न मूल्य और सस्ते दाम रहते हैं, इससे क्या होगा? इससे ग्राहक को भी लाभ होगा। कोई अप्राप्य ऋण नहीं है। अप्राप्य ऋण का मतलब है जो कि इररिकवरेबल लोन हो। तो इररिकवरेबल लोन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कोई डेट देते ही नहीं है, ये उधार पे माल देते ही नहीं है, तो इनके पास कोई ऐसा पैसा नहीं होगा जो कि कहीं इनका फंस जाए। ठीक है, जनता का विश्वास, क्योंकि कई सालों से ये चीजें बेच रहे होते हैं और एक जैसी इनकी दुकानें होती हैं तो इन पर जनता का विश्वास रहता है। ठीक है, और इनकी जो स्थिति होती है, सुविधाजनक जगहों पर अपनी दुकानें खोलते हैं तो इनकी जो स्थिति है वो भी फेवरेबल होती है और सुविधाजनक होती है। ठीक है ना, कंफर्टेबल होती है। अगला है बहुसंख्यक दुकानों की सीमाएं। जो ये बहुत सारी जो मल्टीपल जो शॉप्स होती हैं उनकी क्या सीमाएं होती हैं? सीमित चयन का अवसर। ठीक है ना, यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है सामानों की, क्योंकि एक ही ब्रांड के सामान होते हैं तो इसलिए ज्यादा वैरायटी नहीं मिलती है, तो जो चयन के अवसर हैं वो सीमित हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक है ना, आपको ज्यादा चॉइस नहीं मिलेगी क्योंकि एक ही ब्रांड, जैसे आप बाटा की दुकान में गए तो आपको केवल और केवल बाटा के जूते या बाटा की चप्पल मिलेंगे, तो हो सकता है आपको वो डिजाइन पसंद ना आए, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के तो है नहीं जो कि अलग अलग टाइप के डिजाइन हो। ठीक है, तो आपके पास जो चयन के अवसर हैं वो सीमित हो जाते हैं। अगला, उधार की सुविधा नहीं होती है। अगला है, यहाँ पर कोई मोल भाव नहीं होता है। जो प्राइस लिखा हुआ है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर उसी पर ही माल बेचा जाता है। किसी प्रकार का पहल क्षमता नहीं होती है। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो जितने कर्मचारी वहाँ काम कर रहे होते हैं वो किसी ना किसी एक दूसरे आदमी के लिए काम कर रहे होते हैं, तो वो अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, अपनी तरफ से पहल नहीं करते हैं, कोई भी सुधार करने के लिए वो सक्षम नहीं होते हैं। सारी की सारी चीजें हेडक्वार्टर द्वारा तय की जाती हैं। अगर आप चाहें, अगर आप बाटा की दुकान में काम कर रहे हैं और आप अपने तरीके से माल बेचना चाहें, कुछ प्राइस कम करना चाहें या कुछ वैरायटी दूसरी लगाना चाहें तो आप नहीं कर सकते। जो आपको हेडक्वार्टर से ऑर्डर आएगा उस हिसाब से ही आपको माल को लगाना है, माल का मूल्य निश्चित करना है। ठीक है,
अब हम आते हैं विभागीय भंडारों और बहुसंख्यक दुकानों में अंतर पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं विभागीय भंडारों की ही तुलना हर किसी उससे कर रहे हैं। हमने पहले भी सुपर बाजार के साथ विभागीय भंडार के अंतर देखे थे। अब हम पढ़ेंगे विभागीय भंडारों के बहुसंख्यक दुकानों से क्या अंतर है। तो सबसे पहला जो अंतर है वो स्थिति के आधार पर है। जो विभागीय भंडार होते हैं उनकी स्थापना शहर के मध्य में होती है, जबकि जो बहुसंख्यक दुकानें होती हैं वो नगर के विभिन्न स्थानों पर ग्राहकों के समीप स्थित होती हैं। तो इस चीज का बहुसंख्यक दुकानों को फायदा होता है। अगला है सजावट। ये अपनी सजावट सबसे अलग प्रकार से प्रदर्शित करते हैं जो विभागीय भंडार होते हैं। जो बल्कि बहुसंख्यक दुकान क्या होती हैं, इनकी सजावट एक रूप की होती है, सारी दुकानें एक जैसी होती हैं और इनको तय कौन करता है, मुख्य कार्यालय या हेड ऑफिस इसको तय करता है कि आपको बहुसंख्यक दुकानों की सजावट किस प्रकार से करनी है। वस्तुओं के प्रकार। तो जो विभागीय भंडार होते हैं ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करते हैं, जबकि जो बहुसंख्यक दुकानें हैं ये केवल कुछ प्रकार की वस्तुओं का ही व्यापार करती हैं, जो सामान्यतः एक ही निर्माता के उत्पाद होते हैं या एक ही ब्रांड के उत्पाद होते हैं। अगला है वस्तुओं की कीमतें। तो जो विभागीय भंडार होते हैं वहाँ वस्तुओं के मूल्य अधिक तथा भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। इनके यहाँ मूल्य ज्यादा भी होते हैं और डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। सभी बहुसंख्यक दुकानों में एक प्रकार की वस्तुओं का मूल्य एक समान होता है। सारी जो वस्तुएं हैं उनका जो मूल्य होगा वो आपको एक जैसा ही मिलेगा, ठीक है। आप एक बाटा की दुकान पे जाएंगे, जो जूता आप एक दुकान पर जैसे किसी एक मार्केट में जाकर देखेंगे वो जो रेट होगा वही आपको दूसरे मार्केट में अगर आप बाटा की दुकान पे जाएंगे तो वही रेट पर वो जूता वहां बिकता हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। उधार की सुविधा। अब उधार की सुविधा जो विभागीय भंडार है ये कभी कभी ग्राहक को उधार की सुविधा भी प्रदान करते हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक दुकानें होती हैं इन दुकानों में ग्राहकों को उधार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। जैसे सुपर बाजार में नहीं कराई जाती है वैसे ही बहुसंख्यक दुकानों में भी नहीं कराई जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों से फिर एक बार वही अनुरोध कर रहा हूँ, आप पता नहीं कितना मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप लोग हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों, अपने साथियों जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हमारी जो ये पहल है, हमारा जो ये प्रयास है शिक्षा को बांटने का, वो सफल हो पाए। धन्यवाद।